दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है। दोस्तों डीसी जनरेटर के हम कई बार टेस्ट ले चुके हैं। पहले 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट हमने लिया था और ये हमारा आज का सेकेंड टेस्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों इससे पहले हमने डीसी जनरेटर में केवल न्यूमेरिकल के 25 क्वेश्चंस का भी टेस्ट ले चुके हैं। तो ये सभी वीडियो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट आंसर की के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे। आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करते हैं, हर बार नया क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। साथियों हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का ये हिस्सा है जहां हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं और ये टेस्ट नंबर 83 है। अब तक 82 टेस्ट हो चुके हैं, ये 83 टेस्ट है। साथियों आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा और कंप्लीट मेंबरशिप आप चैनल की यदि लेना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी टैब में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। नए क्वेश्चन हम देते हैं और विस्तार से क्वेश्चन का कारण सहित आपको उत्तर भी बताएंगे। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी आगे इसे शेयर कर देना। साथियों आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जिनको हिंदी नहीं समझ में आती वो भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान एक बराबर होगा यदि उसमें पोल की संख्या हो। दोस्तों सीधी सी बात है, याद रखना मैकेनिकल डिग्री हमेशा फिक्स होती है। कुल मैकेनिकल डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, और वो होती है 360। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होती है वो कभी फिक्स नहीं होती है और इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, यानी वैद्युतिक डिग्री नंबर ऑफ पोल पर डिपेंडेंट होती है। इसलिए पोल की संख्या बदलने से कुल वैद्युतिक डिग्री का मान भी बदल जाता है। अब देखिए दोनों का मान बराबर कब हो सकता है कि 360 होगा तभी बराबर हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब पोल की संख्या यदि 2 हो तब इलेक्ट्रिकल डिग्री भी कितनी आएगी, 2 आएगी, 360 आएगी। इसलिए 2 पोल होने पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान एक समान होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। सेकंड सवाल पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा क्रॉस फील्ड डीसी मशीन की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों एक तो सामान्य डीसी मशीनें होती है जैसे शंट सीरीज और कंपाउंड, लेकिन एक क्रॉस फील्ड डीसी मशीन भी होती है जिसमें 3 विशेष प्रकार की मशीनें हम देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो कंप्लीट इनकी थ्योरी पर हम भी लगा चुके हैं क्लासेज, उनको आप ज़रूर देखें। तीनों का नाम क्या है? रोजेनबर्ग, ये डीसी का विशेष प्रकार का जनरेटर होता है जो कांस्टेंट करंट सप्लाई करने के लिए काम आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर यह आधारित होता है। उसके बाद में आती है मेटाडाइन और एम्प्लीडाइन, ये 3 विशेष प्रकार के होते हैं, जबकि शंट जो है ये क्रॉस फील्ड की श्रेणी में नहीं आता। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। अगला सवाल है कि एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों स्व उत्तेजित जनरेटर वोल्टेज तभी बनाता है जब उसकी कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व हो। अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने के कई कारण हैं, जैसे भारी शॉर्ट सर्किट हो गया हो, ओवरलोड हो गया हो, या फील्ड पर डस्ट वगैरह जम जाती हो, मिट्टी धूल आ जाती हो, या फिर चोट लगाई जाती है। ऐसे होते हैं तो भारी शॉर्ट सर्किट से लगातार ओवरलोड चलता रहे तब भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है। अब इसके लिए फिर ये होता है कि जो फील्ड कोर थी, फील्ड कॉइल थी, उसको बाहर से एक बार डीसी सप्लाई देते हैं, वो एक बार मैग्नेटाइज हो जाती है। जैसे ही हम डीसी हटाएंगे तो फिर से अवशिष्ट चुंबकत्व उसमें आ जाएगा, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग। तो हमें फील्ड फ्लैशिंग विधि का उपयोग करना है। सी उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। बाहर से डीसी देकर फील्ड पोलों को दोबारा उत्तेजित करना होता है, कहने का मतलब यही है, फील्ड फ्लैशिंग विधि बोलते हैं इसको। अगला हमारा सवाल है कि कम्यूटेशन के कारण एक आर्मेचर की कॉइल में जो ईएमएफ प्रेरित होता है वो किस प्रकार का होता है। दोस्तों वो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जब कॉइल में धारा की दिशा में परिवर्तन होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि
कम्यूटेशन पर मैं थ्योरी की क्लास पूरी तरह से लगा चुका हूँ, आप वहीं से पढ़ें तो बेटर समझ में आएगा। जब ब्रूस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ संपर्क में आते हुए अगले कम्यूटेटर तक जाता है ना, तो इस दौरान क्या होता है कि एक कॉइल पहले एक्टिव होती है, फिर शॉर्ट हो जाती है, फिर एक्टिव होती है। तो एक्टिव, शॉर्ट और एक्टिव जब होती है तो धारा की दिशा उसमें परिवर्तित हो जाती है और करंट की दिशा चेंज होने के कारण उसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, और वो उसमें चलने वाली धारा का विरोध करता है, जिसके कारण स्पार्किंग होती है। इसी का नाम कम्यूटेशन है। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर, शंट जनरेटर में मैक्सिमम लॉसेज कौन सा होगा? आर्मेचर कॉपर लॉस सबसे अधिक होता है। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर लॉस का फॉर्मूला I²/R होता है और आर्मेचर धारा शंट जनरेटर में सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये लोड करंट और शंट फील्ड करंट के योग के बराबर होती है और फॉर्मूला I²/R होता है। आर्मेचर कॉपर लॉस मैक्सिमम होगा, ये उत्तर अपना सही रहेगा। इंटरपोल कैसे संयोजित किए जाते हैं? तो ये मैं करवा चुका हूँ। इंटरपोल आर्मेचर के साथ हमेशा सीरीज में जुड़ते हैं। एक सामान्य जनरेटर की मैं बात करूं तो इंटरपोल मेन पोल के बराबर होते हैं, जबकि क्रॉस फील्ड मशीनों में मेन पोल के 2 गुने लगाए जाते हैं, यानी उनके डबल सेट के बराबर हमेशा लगाए जाते हैं। मोटे तार कम टर्न की वाइंडिंग होती है और स्पार्किंग कम करने या कम्यूटेशन सुधार के लिए इंटरपोल लगाए जाते हैं। अगला हमारा सवाल, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन की तीव्रता किस बात पर डिपेंड करेगी? देखिए, इंटेंसिटी ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, भाई आर्मेचर कितना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र बना कितना था। और आर्मेचर चालकों का चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर धारा पर ही डिपेंडेड होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, आर्मेचर करंट पर डिपेंडेड होता है। आगे सवाल पूछा, लोड पर एक डीसी जनरेटर में वोल्टेज और ईएमएफ में क्या संदर्भ होता है? दोस्तों, डीसी जनरेटर में प्रेरित होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं, और जब भार संयोजित कर देते हैं तो उसके सिरों पर मिलने वाली वोल्टेज को हम वी बोलते हैं। डीसी जनरेटर जब भार से जुड़ा हुआ होता है तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा प्रेरित ईएमएफ से कम होती है, और इसके 2 कारण होते हैं। आर्मेचर का प्रतिरोध, जिसके कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, और दूसरा आर्मेचर की रिएक्शन, जिसके कारण ईएमएफ में कमी आती है। तो बी उत्तर सही हो जाएगा, यानी वोल्टेज कम और ईएमएफ अधिक होता है। आगे हमारा सवाल, डीसी जनरेटर में के मामले में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो सकता है? देखिए दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव तभी हो सकता है जब फुल लोड की वोल्टेज नो लोड की वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए। हालांकि भार बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घटती है, इसलिए सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। किस मामले में? ओवर कंपाउंड जनरेटर के मामले में, क्योंकि एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में जैसे ही अपन भार बढ़ाते हैं तो वोल्टेज उसके साथ बढ़ती है, इसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी होती है। इसलिए ओवर कंपाउंड जनरेटर के मामले में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो सकता है, बाकी सभी में वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आगे हमारा सवाल है, डीसी मशीन के आर्मेचर प्रतिरोध और शंट फील्ड के प्रतिरोध में क्या संबंध होता है? दोस्तों, डीसी मशीनों में आर्मेचर का प्रतिरोध तो फिक्स है, 1 ओम या इससे भी कम होता है, लेकिन शंट फील्ड की जो संरचना होती है ना, इसके बारे में आप ध्यान रखें, पतले तार और अधिक टर्न होते हैं। अब देखो, तार पतला होने के कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा, टर्न अधिक बोलें तो लंबाई ज़्यादा होगी, इसलिए भी ज़्यादा। सबसे अधिक प्रतिरोध शंट फील्ड का ही होता है, 100 से 200 ओम तक हो सकता है। इसलिए इसका जब एनालिसिस करेंगे तो उत्तर बी आएगा कि आर्मेचर प्रतिरोध की अपेक्षा शंट फील्ड का प्रतिरोध जो है वो अधिक होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डीसी जनरेटर में गतिज प्रेरित ईएमएफ कैसे ज्ञात किया जाता है? दोस्तों, डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर, उसके चालक में प्रेरित ईएमएफ हमेशा डायनेमिक यानी गतिज प्रकार का होता है। वहीं इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। गतिज प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला BLV sin थीटा होता है। वहीं यदि डीसी मोटर में हम टॉर्क की बात करें तो BIL sin थीटा होता है। दोस्तों, दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में आ सकते हैं। आगे सवाल पूछा, रोजेनबर्ग जनरेटर का ट्रेन में उपयोग किया जाता है, इसकी विशेषता के कारण? साथियों, ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्रॉस फील्ड डीसी मशीन की श्रेणी में आता है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक लिमिट के बाद ट्रेन में ये उपयोग में लिया जाता है। एक लिमिट के बाद में गति में भले कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो,
इस जनरेटर की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लगातार निरंतर धारा सप्लाई करता है, यानी कांस्टेंट करंट की आपूर्ति करता है। इसलिए ट्रेनों में इसका उपयोग कई जगह किया जाता है। आगे सवाल पूछा, क्रॉसफील्ड डीसी जनरेटर में इंटरपोल की संख्या 4 है, बताइए इसमें मेन पोल कितने होंगे। साथियों, सामान्य डीसी मशीन शंट, कंपाउंड और सीरीज़ की यदि मैं बात करूं तो इंटरपोल और मेन पोल हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन क्रॉसफील्ड डीसी मशीनें होती है, रोजेनबर्ग हो गया, मेटाडाइन हो गया और एम्प्लीडाइन हो गया। इनमें इंटरपोल जो होते हैं वो मेन पोल के सापेक्ष 2 सेट में रखे जाते हैं, डबल जोड़े में होते हैं। तो 2 सेट के कारण यानी इंटरपोल जब 4 लगे हुए हैं, इसका मतलब मेन फील्ड पोल कितने हैं, 2 होंगे। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा। यानी इंटरपोल जो है वो डबल सेट में होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। यानी अगर मेन पोल 4 है तो इंटरपोल 8 होंगे, मेन पोल 8 है तो इंटरपोल 16 होंगे। लेकिन ये क्रॉस फील्ड डीसी मशीनों की ही विशेषताएं ध्यान रखना, सामान्य मशीन में बराबर होते हैं। आगे सवाल पूछा कि अनसेचुरेटेड डीसी मशीन जो होता है उसमें आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है। दोस्तों, डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन फील्ड की सेचुरेशन पर डिपेंड करता है, वहीं अल्टरनेटर में भार की प्रकृति या पावर फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है। डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन 2 तरह की, एसी मशीनों में 3 तरह की होती है। फील्ड पोल संतृप्त होने से पहले आर्मेचर प्रतिक्रिया को क्रॉस मैग्नेट बोलते हैं और फील्ड पोल सेचुरेट होने के बाद की आर्मेचर प्रतिक्रिया को डीमैग्नेटाइजिंग बोलते हैं। अपने इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आगे सवाल पूछा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कुछ नाम दिए, आगे उनका फंक्शन दिया, सही कौन सा नहीं है। तो हम सब जानते हैं डमी कॉइल जो है वो आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस यानी यांत्रिक रूप से संतुलित करने के काम आती है। इक्विलाइजर रिंग, समकारी रिंग जो होती है ये धारा का एक समान वितरण करती है, एकत्रित करती है। इंटरपोल जो है वो कम्यूटेशन सुधार के लिए लेते हैं और कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वो विचुंबकन प्रभाव या आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए होती है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए नहीं। इसका मतलब गलत सुमेलित कौन हो गया, डी। आगे सवाल पूछा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में 250 वोल्ट 2.5 किलोवाट लोड की सप्लाई है। आर्मेचर शंट और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस क्रमशः 0.5 ओम, 100 ओम और 0.8 ओम है। सीरीज फील्ड का करंट ज्ञात करें। दोस्तों, शॉर्ट शंट कंपाउंड में क्या होता है कि आर्मेचर के साथ शंट फील्ड जुड़ा हुआ होता है समांतर में। सीरीज फील्ड जो होता है ना वो भार के साथ एक तरह से सीरीज में आता है, इसलिए सीरीज फील्ड की करंट जो होती है वो लोड करंट के बराबर होती है। सीधा सीधा ध्यान रखें, शॉर्ट शंट कंपाउंड में सीरीज फील्ड की धारा लोड करंट के बराबर, जबकि लॉन्ग शंट में सीरीज फील्ड की धारा आर्मेचर करंट के बराबर। इसका मतलब अब यदि हम लोड करंट बता दें तो वही हमारा सीरीज फील्ड करंट होगा। लोड करंट के लिए फॉर्मूला होता है I बराबर P/V। पावर देखो 2500 वाट है, वोल्टेज 250 वोल्ट है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 10 एम्पियर। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा। कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बराबर होते हैं, तो आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर होते हैं, जितने सेगमेंट उतनी कॉइल। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। सवाल पूछा, डीसी जनरेटर की आंतरिक विशेषता वक्र किन के बीच बनाते हैं। डीसी जनरेटर में 3 विशेषता वक्र बनते हैं, चुंबकीय विशेषता, आंतरिक विशेषता और बाह्य विशेषता। आंतरिक विशेषता वक्र जो होता है वो इंड्यूस ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच होता है। चुंबकीय विशेषता जो होती है वो इंड्यूस ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच होती है। लोड विशेषता या बाह्य विशेषता वक्र जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच होता है। टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच कोई ग्राफ नहीं होता है। 3 ही होते हैं डीसी जनरेटरों के, तीनों का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ तीनों का एक साथ याद कर लिया होगा। डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, ऐसा हमसे सवाल पूछा गया, लेकिन ये सवाल तो मैं आपको पहले कई बार करवा चुका हूँ। उम्मीद है इसका आंसर आपका सही होगा। देखिए, तब होता है जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए, नंबर 1 पॉइंट। लेकिन जब परिवर्तित हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर है तो उनके माइनस करने पे उत्तर 0 आएगा, उनका भाग करने से उत्तर 1 आएगा। इसका मतलब एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी, तीनों ऑप्शन सही है। आगे हमारा सवाल, स्लिप रिंग के साथ डीसी जनरेटर किसके समान है, तो अल्टरनेटर के जैसा है। भाई कम्यूटेटर लगा हुआ है तो डीसी दे रहा है, स्लिप रिंग होती तो एसी दे देता। अल्टरनेटर भी तो यही करता है। आगे सवाल, सिंप्लेक्स ले पाउंड आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है। देखो, वैसे तो आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला है φZ NP/60A, लेकिन हम सब जानते हैं कि यदि सिंप्लेक्स ले पाउंड होगा तो पोल और आर्मेचर की धारा के रास्तों की संख्या बराबर होगी, मतलब उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम φZ
n/60 कर सकते थे, उत्तर आ जाता अपना। आगे सवाल पूछा, शंट जनरेटर लोड को 220 वोल्ट 10 एम्पीयर की धारा प्रदान करता है, फील्ड का प्रतिरोध 100 ओम है, आर्मेचर की धारा ज्ञात करें। बहुत साधारण सा है ना। शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट जो है वो लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग होता है। देखो लोड करंट सीधा सीधा दे दिया 10 एम्पीयर, शंट फील्ड दिया नहीं। शंट फील्ड धारा के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V/RSH। बड़ा सिंपल सा है। शंट फील्ड का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, करंट कितना आएगा 2.2 एम्पियर। दोनों को जोड़ेंगे उत्तर कितना आ जाएगा 12.2 एम्पियर। यदि शंट मोटर होती तो उत्तर होता 7.8 एम्पियर। 10 एम्पियर में से क्या करते 2.2 एम्पियर माइनस कर देते, बात एक ही है। आगे पूछा कि एक्साइटर कौन है, बूस्टर कौन है। बड़ा सिंपल सा है, उम्मीद है ये तो आप सभी को आता होगा और अच्छा क्वेश्चन भी है। पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इनको ढंग से अच्छे याद जरूर करें। एक्साइटर के रूप में एक जिसको काम में लेते हैं वो शंट जनरेटर होता है, बूस्टर के रूप में जिसको काम में लेते हैं वो सीरीज जनरेटर होता है। ये उत्तर हो जाएगा अपना। आगे सवाल पूछा, 4 पोल लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में 124 कॉइल है और प्रत्येक में 2-2 टर्न है। फ्लक्स प्रति पोल 0.015 वेबर, 1500 आरपीएम है। इंड्यूस ईएमएफ की गणना करें। दोस्तों मैंने बताया आपको फॉर्मूला लगाएंगे φZNP/60A का, राइट। देखो भाई फ्लक्स दिया हुआ है सीधा सीधा 0.015 आ जाएगा। जेड, एक बार रुक जाओ, चालकों की संख्या नहीं दी हुई थी बताएंगे। एन, आरपीएम 1500 दिया हुआ है, पोल 4 दिए हुए हैं, लेप बाउंड है, समांतर रास्ते हो जाएंगे 4। सारी कैलकुलेशन हो गई ना। जेड रह गया। देखो भाई जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ कंडक्टर। चालक जो होते हैं ना वो 2 इंटू टर्न होते हैं, टर्न का 2 गुना होता है, क्योंकि टर्न तो एक पूरे चक्कर को बोलते हैं, जबकि चालक उसको बोलते हैं जो स्लॉट के एक्टिव भाग में हो। इसका मतलब एक टर्न 2 स्लॉट में घूमते हुए आ रहा है ना, एक एक्टिव साइड दूसरी एक्टिव साइड, तो 2 इंटू टर्न होता है, राइट। अब टर्न कितने होते हैं कॉइल के हिसाब से, प्रत्येक कॉइल में 2-2 टर्न है तो 124 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 124 हो जाएगा। ये आपके नंबर ऑफ कंडक्टर आ जाएंगे, टोटल चालक आ जाएंगे ना। तो जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका उत्तर आएगा 186 वोल्ट, 186 वोल्ट आंसर आना चाहिए। आगे सवाल पूछा, में आर्मेचर के समान मान की धारा प्रवाहित होती है, यानी इनमें से कौन सा है। भाई जो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई होगी उसमें आर्मेचर के समान धारा चलेगी, बाकी में नहीं चलेगी। इंटरपोल आर्मेचर के सीरीज में होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में, सीरीज फील्ड आर्मेचर के सीरीज में, इसलिए ऑल अबोव आएगा। इन सब में धारा का मान उतना ही होता है जितना आर्मेचर में होता है। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे।